Hello guys, my name is Anjali Singh. I am a student of class 12th Bio Group. This is my second video in YouTube channel. So today's my topic is catalyst from chapter 5 surface chemistry. आज का टॉपिक है कैटेलिसिस। इसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरण। इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसके आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज कैटेलिसिस मीन्स उत्प्रेरण एंड सेकेंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्ट ऑफ कैटेलिसिस एंड सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिसिस। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम उत्प्रेरण मीन्स कैटेलिस्ट क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने कैटेलिसिस का डेफिनेशन लिखी हुई है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर रहा है उसे उत्प्रेरक कहते हैं और इस पूरी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण से हमें ये पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके वेग को बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसमें पदार्थ का जो वर्ड है वो उत्प्रेरक है। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है उसे उत्प्रेरक कहते हैं और इस पूरी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। हमें इससे ये पता चला कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो कैटलिस्ट भाग तो नहीं ले रहा है बट उसमें सहायता कर रहा है, उसमें उपस्थित है उसके रेट ऑफ रिएक्शन का जो वेग है उसे बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ को करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरकों के गुण। अब हम देखेंगे कि उत्प्रेरक के क्या क्या से गुण होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्ट होते हैं, इसके बारे में। इसमें फर्स्ट है इसकी सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है। मीन्स एक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट हम लेते हैं उसकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। सेकेंड है यह खर्च नहीं होती है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रिएक्शन से पहले जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्ट बनने के पहले जो कैटलिस्ट ले रहे हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद जो कैटलिस्ट प्राप्त हो रहा है उन दोनों कैटलिस्ट में समान होते हैं। वो दोनों कैटलिस्ट हमें समान प्राप्त होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, मतलब कि भौतिक और रासायनिक रूप से उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही है। इसके बाद जो थर्ड है इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है मीन्स जो कैटलिस्ट है उसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, अर्थात जो पदार्थ एक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है वही दूसरी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करे, यह जरूरी नहीं है। इसमें यह बता रहा है कि एक रिएक्शन में जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वही कैटलिस्ट दूसरे रिएक्शन में हो, यह जरूरी नहीं है। दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट हमें दूसरा कैटलिस्ट हमें लेना पड़ेगा। फोर्थ है यह किसी निश्चित ताप पर क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। जो कैटलिस्ट होता है उसकी एक ताप निश्चित होती है जिसमें उसका जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें वह दर्शाता है कि उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट में कैटलिस्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवस्था के आधार पर मतलब स्टेट के आधार पर, और एक होता है क्षमता के आधार पर, उसके कार्य करने की क्षमता के आधार पर। तो चलो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप इसमें अवस्था के आधार पर मतलब कि स्टेज के आधार पर होता है। फर्स्ट होता है समांगी उत्प्रेरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट। एंड सेकेंड होता है विषमांगी उत्प्रेरण जिसे बोलते हैं हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। एंड होता है क्षमता के आधार पर पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, सेल्फ या ऑटो कैटलिस्ट एंड इंडक्ट कैटलिस्ट। ये होता है उसके आधार पर कैटलिस्ट। सबसे फिर हम पढ़ेंगे, अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अवस्था के आधार पर, इसमें फर्स्ट है समांगी उत्प्रेरण मीन्स होमोजेनस कैटेलिसिस। फर्स्ट है समांगी उत्प्रेरण। समांगी शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि उसमें जो भी स्टेट्स होंगी, क्योंकि हम अभी स्टेट के आधार पर पढ़ रहे हैं, उसकी अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो समांगी उसमें जो भी हम लेंगे, जो भी हम पदार्थ लेंगे उनकी जो स्टेट्स होगी वो समान होगी, क्योंकि यहाँ पर समांगित शब्द से हमें पता ही चल रहा है कि कुछ भी स्टेट्स होंगे उसमें बराबर होगी या फिर सभी सिमिलर होंगी। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। इसका देखते हैं डेफिनेशन समांगी उत्प्रेरण का। वह अभिकारक
वह जब अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्थाएं समान होती है तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जब अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्थाएं समान होती है तो ये समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्योंकि हम अभी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें समांगी समय पता चल रहा है कि जो अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक होगा उनकी अवस्थाएं जो होगी वो समान होगी, सिमिलर होगी। तो इसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। हमें पता है कि शीर्ष कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, सो हम देखते हैं। इसमें हम लेते हैं SO2 जो कि गैस अवस्था में है प्लस हाफ O2 वो भी गैस अवस्था में है, और जो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है SO3 वो भी गैस अवस्था में है। और यहाँ जो हम कैटलिस्ट लिए हैं वो भी गैसीय अवस्था में है। सो यहाँ पर SO2 जो कि गैस स्टेट में है, O2 भी गैस स्टेट में है, और जो हमारा जो कैटलिस्ट है वो भी गैस स्टेट में है, और हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो भी गैस स्टेट में है। तो हम इसे कह सकते हैं कि समांगी उत्प्रेरण है, होमोजेनस कैटलिसिस है। जब हमें एग्जाम में मतलब कि पूछेगा कि समांगी उत्प्रेरण को अलग कीजिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्शंस दिए हुए रहेंगे, हमें उसका स्टेट्स देखना है कि वो कौन सा स्टेट में आ रहा है। अगर सबका स्टेट समान रहे तो हमें समझ जाना है कि वो समांगी उत्प्रेरण है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज संपर्क विधि C2H5OH जो कि लिक्विड अवस्था में है। ये कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? H2O जो कि ये भी लिक्विड अवस्था में है, और C2H5O C2H5। तो हमें देखते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें यहाँ पर 2 एटम लगाएंगे। ये किसकी, इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है H2SO4। इसकी उपस्थिति में ये भी है एक लिक्विड अवस्था में क्योंकि एक एसिड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C2H5O C2H5 बना है, ये कैसे अभिक्रिया करके ऐसे बनाया है। तो हम इससे डिटेल में देखते हैं। C2H5OH C2H5OH OH और ये क्रिया करके बाहर निकल गया तो बना H2O प्लस ये जो हमारा जो प्रोडक्ट और बचा हुआ है उसको लिखेंगे C2H5O C2H5O। तो हमारा ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो इसकी जो स्टेट्स होती है वो सबके सिमिलर है, लिक्विड अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं कि ये समांगी उत्प्रेरण है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इसका विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण से हमें सब से ही पता चल रहा है कि उनकी जो स्टेट्स होंगी अलग अलग होंगी, डिफरेंसेस होगी। अभिकारक उत्पाद और प्रोडक्ट में जो उनकी जो स्टेट्स होगी अलग अलग होगी। तो देखते हैं उसका डेफिनेशन होता क्या है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमारे स्टेट्स के आधार पर थी। कैटेलिसिस का जो वर्गीकरण जो हमने पढ़ा वो स्टेट्स के आधार पर थी, और अब आगे पढ़ेंगे क्षमता के आधार पर, उसे कार्य करने की क्षमता, उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है कितनी कम हो रही है इसके आधार पर। तो देखते हैं क्षमता के आधार पर कैटेलिस्ट का डेफिनेशन। इसमें फर्स्ट होता है पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस हमें पता चल रहा है कि ये धनात्मक उत्प्रेरण है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैटलिस्ट होता है और रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी जो रेट होती है, दर होती है, वेग होती है, उसमें बढ़ोतरी करता है, उसकी दर को बढ़ाता है। और इसके जो सेकेंड इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेड होते हैं, इसमें जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेड की सक्रिय ऊर्जा को कम करता है जिससे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि कर सके। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है धनात्मक कैटलिस्ट कहलाता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो कैटेलिसिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कैटेलिस्ट के बारे में। मीन्स वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को वृद्धि करता है, दर में वृद्धि करता है, धनात्मक कैटेलिस्ट कहलाता है। जो रिएक्शन हो रहा है उसमें उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि करता है उसे
पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो। जो अभिकारक होता है रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि करता है। जो अभिकारक होता है वो जो कैटलिस्ट होता है वो अभिकारक की उसकी एनर्जी को कम करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि हो सके। तो अभी हम देखेंगे हैबर विधि। अभी हम जितना भी रिएक्शंस देखे उसमें जितने भी रिएक्शंस देखे वो पूरे धनात्मक कैटालिसिस के एग्जाम्पल्स थे। तो हैबर विधि भी उन्हीं में से एक है। हमें पता है कि हैबर विधि से अमोनिया गैस प्राप्त होता है। तो देखते हैं N2 प्लस H2 इक्वल NH3 ये भी क्या है, गैस अवस्था में है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। और इसमें जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो होता है आयरन, जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है। इसमें जो आयरन है, जो कैटलिस्ट है, वो ये अभिकारकों के जो सक्रिय ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे इसके रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि हो सके, ये होता है। एंड सेकेंड होता है, इसमें सेकेंड रिएक्शन होता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है संपर्क विधि में। हमें पता है कि SO2 और हाफ O2 कैटलिस्ट होता है। इसमें होता है वेरेडियम पेंट्राऑक्साइड से हमें क्या बनता है, SO3 गैस बनता है। तो इसमें जो वेरेडियम पेंट्राऑक्साइड है वो धनात्मक कैटालिसिस है, क्योंकि वह अभिकारकों के सक्रिय ऊर्जा में कमी लाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन की वृद्धि हो सके। सो नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव कैटालिसिस। उसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव कैटालिसिस के जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन की वृद्धि हो रही है, तो नेगेटिव कैटालिसिस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की कमी होगी। इसका डेफिनेशन होता है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में कम करता है उसे नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी करता है उसे नेगेटिव कैटालिसिस कहता है। मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि के बजाय उसके दर को कम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन की वेग को कम करता है। यह अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जाओं की वृद्धि करता है। जो इसमें अभिकारक होते हैं वो इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं वे अभिकारकों की एक्टिवेशन एनर्जी को वृद्धि करता है, जिससे इसका रेट ऑफ रिएक्शन में कमी आ सके। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है H2O2 जो कि अवघटित अवस्था में होता है। यह होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जो कि लिक्विड अवस्था में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड अवस्था में होता है। अगर इसे हम मतलब कि बाहर खुला छोड़ दें तो उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है, ये अपघटित हो जाती है। मतलब इसमें अपघटन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। H2O प्लस हाफ O2 प्राप्त होता है, जो कि एक होता है गैस अवस्था में, एक होता है लिक्विड अवस्था में। इसे अपघटित होने से बचाने के लिए इसमें हम कैटलिस्ट मिलाते हैं। इसमें फास्फोरिक एसिड लेते हैं। इसे अपघटित होने से बचाने के लिए। ये क्या करता है, जब इस H2O में इसमें मिला देते हैं तो ये अपघटन को रोकता तो नहीं है, मतलब इसकी जो अपघटन करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी लाता है। तो इसमें क्या, जो H2O4 है वो ऋणात्मक होता है। मीन्स इसे अपघटन करने से बचाता है। इसकी जो अपघटन करने की जो क्षमता होती है उसे कम करता है। सेकेंड रिएक्शन है CHCl2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके बना रहा है COCl2 प्लस HCl। इसमें जो CHCl है वो क्या है, वो क्लोरोफॉर्म है।
क्लोरोफॉर्म है जो अक्सर हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसी को बेहोश करने के लिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में सबसे जो क्लोरोफॉर्म है वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके पॉइजनस गैस बनाता है जो कि बहुत ही विषैला होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसे पॉइजनस गैस में कन्वर्ट ना होने के लिए मतलब कि इससे क्लोरोफॉर्म को पॉइजनस गैस में कन्वर्ट ना होने के लिए इसमें कैटलिस्ट मिलाते हैं। इसमें कैटलिस्ट 1% C2H5 मिलाते हैं। मीन्स इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो क्लोरोफॉर्म को पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए इसमें 1% C2H5 मतलब एथाइल एल्कोहल लिक्विड मिलाते हैं जो कि ऋणात्मक होता है। मीन्स हम किसी इंसान को हम इसे सूंघाते हैं और उसमें पॉइजनस गैस उपस्थित है तो वो इंसान सीधे मर जाएगा, वो बेहोश नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो पॉइजनस जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। उसे जहरीले में कन्वर्ट ना होने के लिए उसमें 1% C2H5OH मिलाते हैं, इथाइल एल्कोहल मिलाते हैं, जिससे कि वो पॉइजनस होने से बचे, पॉइजनस होने को क्रिया की कम करे। फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये अपघटन होने से इसे बचा रहे थे, मतलब इसकी जो अपघटन होने की जो क्षमता होती है उसे कम कर रहे थे, इसीलिए उसमें H2SO PO4 डाल रहे थे। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसे पॉइजनस होने से बचाने के लिए इसमें 1% C2H5OH मिला रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ कैटलिस्ट या स्व उत्प्रेरक। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन के द्वारा जो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसी प्रोडक्ट में से एक कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है। इसमें मतलब कि इसमें अलग से कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसके द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उन्हीं में से एक जो है वो कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है, इसीलिए उसे स्व कैटलिस्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। इसका डेफिनेशन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पन्न उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि जो रिएक्शन के द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसी का एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, मतलब कि उसमें अलग से कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसी में से एक हमारा कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीकरण से KMnO4 प्लस H2SO4 और ऑक्जेलिक एसिड से जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है K2SO4 MnSO4 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये रिएक्शन कंप्लीटेड है और इसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसी में से एक हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसमें जो MnSO4 है वही हमारा उत्पाद का कार्य, वही हमारा कैटलिस्ट है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं MnSO4, यही हमारा स्व उत्प्रेरक है। क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़े थे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे उत्पन्न उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये जो है हमारा जो अभिकारक है, जो रिएक्शन करा के जो हमारा जो प्रोडक्ट बना रहा है उसी में से एक हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्ट कैटलिस्ट या प्रेरित कैटलिस्ट। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि अब तक हमने जितना भी रिएक्शंस पढ़ा उसमें उत्प्रेरक जो था वो रेट ऑफ रिएक्शन को वृद्धि कर रहा था या फिर कम कर रहा था। बट अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर रहा है। उत्प्रेरक का कार्य इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को कर रहा है। तो देखते हैं प्रोडक्ट प्रेरित कैटलिस्ट। इसका डेफिनेशन है जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। इसमें यह हो रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट का कार्य करे, इस कैटलिस्ट का कार्य कर रही है। इसमें जो कैटलिस्ट है एक रासायनिक अभिक्रिया ही है
जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर रही है उसे रिएक्शंस करने के लिए। तो इसमें अलग से कोई कैटलिस्ट नहीं होता है, उसमें कैटलिस्ट वही होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो इसमें हम एग्जाम्पल तो लेंगे ही, तो उसका सबसे पहले हम इसे थ्योरेटिकल के रूप में समझेंगे, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट के रूप में समझेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले समझते हैं इसे थ्योरी के रूप में। सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत हो जाती है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड वायु में ऑक्सीकृत नहीं होती। जब दोनों को मिलाया जाता है तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकृत से प्रेरित होकर सोडियम आर्सेनाइड भी ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें ये बोल रहा है कि सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है, बट जो सोडियम आर्सेनाइड होता है वो वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता। लेकिन जब उन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकृत से प्रेरित होकर जो आर्सेनाइड होता है वो भी ऑक्सीकृत हो जाता है। उसमें कोई कैटलिस्ट भाग नहीं ले रहा है। इसमें एक प्रकार का जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को प्रेरित कर रहा है, रिएक्शन करने के लिए। तो इसमें थ्योरेटिकल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसे रिएक्शन के रूप में। Na3SO3 ASO3 प्लस H2O हाफ H2O। ये सूत्र है आर्सेनाइड का, जो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत, वायु से ऑक्सीकृत नहीं होता है। और NaSO3 प्लस हाफ O2 वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। जो सोडियम सल्फाइड है वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है। बट जो सोडियम आर्सेनाइड रहता है वो वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा रिएक्शंस होता है वो फर्स्ट रिएक्शन को प्रेरित करता है उसे रिएक्शंस करने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है। जब इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकृत से प्रेरित होकर सोडियम आर्सेनाइड भी ऑक्सीकृत हो जाता है, वो भी दूसरे रिएक्शन से प्रेरित होकर। तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है Na3SO4। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो प्रेरित उत्प्रेरण था उसी के अंडर में 2 टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है उत्प्रेरक वर्धक। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, इसमें रिएक्शंस में 2 प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक कैटलिस्ट होता है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि करता है, और सेकेंड कैटलिस्ट जो होता है वो फर्स्ट कैटलिस्ट को टेम्परेचर देता है, मतलब कि उसे ऊर्जा देता है कि रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा देती है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा रही है, ना कि रिएक्शंस के कार्य क्षमता को। यहाँ उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा रही है, इस कारण से उत्प्रेरक वर्धक कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हैबर विधि। हैबर विधि हमने बहुत बार पढ़ लिया, तो रिएक्शंस भी याद हो गया है। इसमें क्या होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है। H2 प्लस 3N2 इक्वल NH3। इसमें जो कैटलिस्ट है वो Fe है, जो सोल्ड अवस्था में रहता है। इसकी जो अवस्था होती है, कि मतलब इसका जो क्षमता होती है वो तो इसमें वृद्धि कर ही रहा है, बट इसके क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें MO कैटलिस्ट डाला जाता है, जो कि वर्धक का कार्य करता है। ये जो MO होता है वो इसमें जो मोलिटेनम है वो आयरन की क्षमता को बढ़ा रहा है। अगर इसकी क्षमता को बढ़ाएगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन तो वैक्यूबी वो बढ़ता ही रहेगा ही। इस कारण इसे वर्धक
इस कारण इसे उत्प्रेरक वर्धक कह रहे हैं, क्योंकि उत्प्रेरक जो है, जो कैटेलिस्ट है, वो वर्धक का कार्य कर रहा है, दूसरे कैटेलिस्ट को की कार्य क्षमता को बढ़ा रहा है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन कैटेलिस्ट। पॉइजन कैटेलिस्ट में क्या होता है, जो कैटेलिस्ट होता है वही पॉइजनस होता है और सेकेंड कैटेलिस्ट को धीरे धीरे करते नष्ट करते रहता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, इसका जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को नष्ट करती है उसे पॉइजनस कैटेलिस्ट कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कैटेलिस्ट के कार्य क्षमता को नष्ट करती है या फिर कम करती है उसे पॉइजन कैटेलिस्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को कम करती है या फिर नष्ट कर देती है पॉइजन कैटेलिस्ट कहलाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो उत्प्रेरक है इसमें 2 कैटेलिस्ट है, एक कैटेलिस्ट जो होता है वो पॉइजनस होता है और सेकेंड कैटेलिस्ट और फर्स्ट कैटेलिस्ट को धीरे धीरे नष्ट करते रहता है। अगर उत्प्रेरक को वो धीरे धीरे नष्ट करेगा तो उसका रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शंस का जो वेग होगा वो भी तो धीरे धीरे कम होगा या फिर नष्ट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं पॉइजनस कैटेलिस्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका रिएक्शन है SO2 जो कि गैसीय अवस्था में है और हाफ O2 वो भी गैसीय अवस्था में, और ये रिएक्शंस करके SO2 SO3 गैस बना रहे हैं। इसमें जो कैटेलिस्ट होता है वो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोन होता है जो कि कैटेलिस्ट का कार्य कर रहा है, और इसमें जो सेकेंड जो कैटेलिस्ट होता है AS2 और O2, ये क्या है, एक पॉइजनस है। ये एक पॉइजनस है। ये जो कैटेलिस्ट है उस फर्स्ट कैटेलिस्ट को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है या फिर कम कर रहा है, जिससे जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के जो वेग होगा वो धीरे धीरे ही कम हो रहा है या फिर नष्ट हो जा रहा है। अगर ये पूरा इसको पूरा खा लेगा या फिर नष्ट कर देगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसमें हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जो उत्प्रेरक है उसकी कार्य क्षमता को कम करती है जो सेकेंड कैटेलिस्ट रहता है ओ। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की कार्य क्षमता को कम करती है या फिर नष्ट कर देते हैं उसे पॉइजनस कैटेलिस्ट कहते हैं। इसमें पॉइजनस कैटेलिस्ट ये है और मेन कैटेलिस्ट ये है। ये जो है ये इसे नष्ट कर रहा है धीरे धीरे, जिससे कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो वेग है, जो कार्य करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है। सो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।